मैं हूं संसार सिंह और आज आपसे बात करने जा रहा हूं देश के हालातों पे। देश के हालात इस वक्त जो है वो काफ़ी खस्ता हो चुके हैं। देश के लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। अस्पतालों की बात करें तो क्वारंटाइन सेंटर जो हैं वहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी और मौत के साथ जूझ रहे हैं, क्योंकि कोरोना का कहर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन दूसरी ओर जो बात मैं आज आपसे करने जा रहा हूं वो ये है कि भारत के अंदर इन दिनों जातिवाद को लेकर के एक जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। अब आप इस जंग का क्या मतलब समझ सकते हैं या क्या मतलब हो सकता है, इसे समझने के लिए थोड़ी सी कोशिश करेंगे। इन दिनों एक वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है, जो डॉक्टर राम पुनियानी के नाम से व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इस वीडियो में क्या कहा गया है आप सुने। अगर ये वीडियो में कही गई बातें सत्य हैं तो देश वाकई में इस वक्त काफ़ी खतरे से जूझ रहा है, और अगर ये बातें सत्य नहीं हैं तो क्या डॉक्टर राम पुनियानी पर कोई कार्रवाई हुई। वीडियो देखिए। इस वीडियो में डॉक्टर राम पुनियानी क्या कह रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में हनुमान के लॉकेट बहुत बांटे जा रहे हैं और हनुमान को बहुत लोकप्रिय बनाया जा रहा है। तो मैंने खुद से सोचा कि शहरों में संभ्रांत लोगों के बीच में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा की पूजा को प्रचारित किया जा रहा है, भगवान राम को प्रचारित किया जा रहा है, और आदिवासी क्षेत्रों में एक तरफ हनुमान और दूसरी तरफ शबरी, इनको प्रचारित किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कारण बहुत सरल है अगर हम इसको समझना चाहें। ये देवी देवताओं के प्रतीकों के माध्यम से एक सामाजिक संदेश दे रहे हैं। सामाजिक संदेश क्या है? अब देखिए, हनुमान किसके लिए? आदिवासियों के लिए। हनुमान के सामने एक शब्द लगता है राम भक्त, यानी राम भक्त हनुमान। और राम को किसका आराध्य बनाया जा रहा है? राम शहरों के संभ्रांत हिंदुओं के लिए। तो यानी यहां भी एक संदेश दिया जा रहा है कि जैसे राम की जगह पर यहाँ के संभ्रांत हिंदू हैं और हनुमान की जगह पर यहाँ के आदिवासी हैं, और आदिवासी और इन हिंदुओं का वही संबंध होना चाहिए जो राम और हनुमान का था। अब एक आदिवासी कैसा होना चाहिए, एक हनुमान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको याद हो तो आपने वो एक फोटो देखा होगा, हनुमान जी का फोटो। हनुमान जी उड़ रहे हैं, पर हनुमान जी के हाथ में क्या है? हनुमान जी एक पर्वत लेकर उड़ रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि हनुमान जी को पूरा पर्वत लेकर उड़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो संजीवनी बूटी लेने गए थे। संजीवनी बूटी, क्योंकि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, बेहोश हैं, उनको ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत है। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी क्यों नहीं ला पाए? अब यही सोचने की बात है, क्योंकि उनके दिमाग में थोड़ा प्रॉब्लम है। उनके हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शक्ति बहुत है, पर शक्ति कहां नहीं है? थोड़े सोचने में शक्ति नहीं है। वो संजीवनी बूटी, अपने दिमाग की सीमितता के कारण संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते। तो एक आदर्श गुलाम ने कैसा होना चाहिए? जो सोचे नहीं, केवल सूचना का पालन करे। और इसी आधार पे हनुमान को ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। और फिर आदिवासियों की आराध्य शबरी क्यों होना चाहिए? लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा क्यों नहीं? क्योंकि ये तीनों देवियां जो हैं ये संभ्रांत लोगों के लिए है। और शबरी मां जो एक कमजोर गरीब स्त्री है, जिसके शरीर पे न तो अन्न दिखाई देता है न ज्यादा कपड़े दिखाई देते हैं, उसे आदिवासियों के आराध्य के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे भी एक प्रकार की राजनीति है कि आदिवासियों, तुम अपनी सीमा के अंदर रहो, ज्ञान प्राप्त मत करो, संपत्ति प्राप्त मत करो। अगर तुम उस रास्ते पर जाओगे, हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी जगह हमने निश्चित की है, और वो है कुछ लोगों की गुलामी करने के लिए। कई मित्र ऐसा सोचते हैं कई बार कि ईसाई विरोधी हिंसा 1987 के बाद ही क्यों चालू हुई। उसमें मैं 2-3 कारणों को सोचता हूं। पहले तो ये कि आदिवासी क्षेत्रों में कुछ आदिवासियों के बीच में शिक्षा के कारण एक सामाजिक प्रक्रिया शुरू हुई। ये सामाजिक प्रक्रिया उनकी बेहतरी की थी, उनकी बराबरी की ओर जाने की प्रगति की थी। दूसरी ओर
इन्हीं क्षेत्रों से आदिवासियों ने अपने जल, जंगल, जमीन की मांगों को रखना चालू किया। दूसरा ये सोचा गया कि 1980 के दशक में जो पहले बड़े दंगे हुए, ये दंगे दलितों के खिलाफ हुए, ये दंगे कमजोर लोगों के खिलाफ हुए। 1980 के दशक के मध्य में सोचा गया कि आदिवासियों का एक बहुत बड़ा एरिया है और अगर हम इनके वोटों को प्राप्त कर लें, इनको अगर हम सोशल इंजीनियरिंग अगर करके इनको अगर हम अपना चेला, अपना मानने वाले बना लेंगे, तो एक तरफ से तो इस एरिया में हमको वोट मिलेंगे और दूसरी तरफ से हम इनको अपने हस्तक के रूप में इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के खिलाफ हिंसा के लिए प्रवृत्त करेंगे। ये बात गुजरात के दंगों में देखने के लिए आई। गुजरात के दंगों में जहां संभ्रांत लोग, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल के नेता, बीजेपी के नेता अपने घरों में बैठे थे, उसी समय उन्होंने ऐसी प्रक्रियाएं शुरू की जिससे वहां के दलित और आदिवासियों के माध्यम से उन्होंने हिंसा करवाई। इससे ज्यादा चालाकी और खतरनाक चाल और कोई नहीं हो सकती। जहां तक आरएसएस का सवाल है, इसकी नीति काफी स्पष्ट है। 1960 से जबलपुर से जब दंगे शुरू हुए तो उसी समय इन्होंने नारा दिया था, पहले कसाई फिर ईसाई। तो पहले हम मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करेंगे और धीरे धीरे ईसाइयों को उसमें जोड़ लेंगे। ये जो भारत में प्रक्रिया चल रही है, इसके बहुत सारे साम्य जर्मनी में हमें दिखाई देंगे। जर्मनी में जिस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म किया गया, पहले एक को निशाना बनाया गया, फिर दूसरे को निशाना बनाया गया, उसी प्रकार से भारत में भी पहले एक को निशाना बनाया गया, आज दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। जर्मनी और भारत में एक फर्क है, फर्क स्पीड का है, फर्क गति का है। और ये बात जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण अंदाज में कही। उन्होंने कहा, अगर हम जर्मनी में कल्पना करें तो आप एक कल्पना कीजिए एक मेंढक की। एक मेंढक को अगर आप लेकर उबलते हुए पानी में डाल दें तो मेंढक उस उबलते हुए पानी में मर तो जाएगा, तुरंत मर जाएगा, पर उससे बाहर निकलने की कोशिश में वो सफल भी हो सकता है। और यही बात जर्मनी में थी कि वहां एक पूरे अंदाज में जर्मनी में फाशीवाद को पूरी तेजी से लाया गया, जबकि भारत में दूसरा हो रहा है। और उसके बारे में जावेद अख्तर साहब लिखते हैं कि अगर मान लीजिए एक मेंढक को पानी के बीकर में रखा जाए, पानी ठंडा है और उस पानी का टेम्परेचर, पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें, तो शायद मेंढक उससे एडजस्ट होता जाएगा। मेंढक को पता भी नहीं चलेगा कि कब वो पानी खतरनाक रूप से खौलने लगा है, खतरनाक रूप से उबलने लगा है। तो भारत के फाशीवाद की गति इसी प्रकार से है। ये धीमा चलने वाला पर ज्यादा खतरनाक फाशीवाद है, जो यहाँ के लोकतंत्र के मूल्यों को खत्म कर कर एक इस प्रकार की व्यवस्था को लाना चाहता है जो हिटलर के समकक्ष हो। और इसमें उसने पहले मुसलमानों को अपना निशाना बनाया और आज वो ईसाइयों को निशाना बना रहा है। इसके बाद ये जो निशाना बनाएंगे वो यहाँ के लोकतंत्र में मानने वाले लोगों का, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों का इसमें इस प्रकार से निशाना बनाया जाएगा। ये जो मैं कह रहा हूं ये गलत है, क्योंकि ऑलरेडी उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और जो कोई मानवाधिकार के कार्यकर्ता अब अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बात करते हैं, उन पर भी उंगली उठने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। भारत की इस प्रक्रिया को अगर हमें देखना हो तो मुझे पैस्टर मार्टिन निमोलर की वो कविता याद आती है जो उन्होंने अपने मरने के पहले लिखी। पैस्टर मार्टिन निमोलर जर्मनी में रहते थे। उन्हीं की आंखों के सामने वहां के यहूदियों का कत्लेआम हुआ, कम्युनिस्टों को मारा गया, ट्रेड यूनियनिस्टों को मारा गया, पर पैस्टर मार्टिन निमोलर ने अपनी आवाज नहीं उठाई। जब पैस्टर मार्टिन निमोलर को मारने आए तो उन्होंने अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति करने के लिए एक कविता लिखी जो भारत के संदर्भ में भी पूरी तौर से लागू होती है। पैस्टर मार्टिन निमोलर लिखते हैं, पहले वो यहूदियों के लिए आए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर उन्होंने कम्युनिस्टों को मारा, मैं फिर खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर उनका हमला ट्रेड यूनियनिस्टों पर हुआ, मैं फिर खामोश रहा। और अंत में जब वो मुझे मारने आए, मुझे बचाने वाला समाज में कोई नहीं बचा।
तो देखा आपने वीडियो, इस वीडियो के अंदर एक और ये चीज़ दिखाई जा रही है। अगर इन चीज़ों को हम इस वक्त के हालात के साथ जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं इस वीडियो की बातें जो हैं वो सच होती भी नज़र आ रही हैं। हॉस्पिटल्स की आप वीडियोस में जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, उनके हालात अगर देखेंगे तो आम जनमानस जो है वो किस कदर इन दिनों दरबदर हो रहा है, मौत के साथ आंख में चोली खेल रहा है और कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी जान जो है उसकी सरकार के लिए कोई अहमियत जैसे ना हो, ऐसा समझ आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इस क्वारंटाइन के अंदर लोग क्या कह रहे हैं। सेंटर जीएमसी रजौरी में शिफ्ट हुआ था, तो हमें कल शाम से कोई पानी, कोई इधर अपने हमें कोई खाना पीना नहीं मिला। मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किसी को इधर प्रॉपर खाना पानी या कोई रोटी मिली है अभी तक? ये सबसे पूछ लो, किसी के पास किसी को कुछ नहीं मिला अभी तक। चाय नहीं है, कोई चाय नहीं है, टाइम पर कोई पानी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना पैसा दे रही है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, मैं इस बात को पूछना चाहता हूँ। और हम सब, अगर हमारा आज हमारा टेस्ट हो जाए, हम सब नेगेटिव आ जाएंगे, क्योंकि इनकी टेस्ट ट्यूबें, लैबें जितनी भी है सब खराब है। उधर 200-300 बंदों का जमावड़ा लगा होता है जहाँ से हमारा टेस्ट लेते हैं। ये आप सभी लोगों से पूछ लीजिए, अगर ये सारे लोग आपके सामने हैं, क्या आप लोगों को टाइम में खाना मिल रहा है? रोटी मिल रही है? कोई पानी मिल रहा है? चाय मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है इधर। और 8 बजे चाय का टाइम होता है, जो अपने इधर चाय मिल रही है 10 बजे। अच्छा, उसके बाद 1:30 बजे इनको आकर थोड़ा सा खाना मिल रहा है, कितना, एक जितनी एक मुट्ठ होती है इसके बराबर। ठीक है, जहाँ बंदे मरेंगे मरीज या जिएंगे क्या करेंगे, मुझे आप ये बात बताएं। और जब इनको डीसी को फोन करो, एडीसी को फोन, जिसको मर्जी फोन करो, जब बोलते हैं एसओपी है जी, एसओपी है, एसओपी है। वो एसओपी है, जो पैसा आ रहा है वो तो लगाओ लोगों पर जो मर रहे हैं। मैंने अभी भी 500 रुपये दिया है अपने जेब से, गार्ड बॉय को मैंने भेजा, जा तो पानी लिया 10-20 बोतलें, हम सभी इधर पिए, बैठे पिए। तो हमें इस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या बेनिफिट है? हमें आज ही भाग जाना चाहिए यहाँ से सब कुछ तोड़ ताड़ के। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर मोमन, सफाई कर्मचारी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। आज मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियोस देखे जिसमें हमारे सफाई कर्मचारियों ने इनिशिएटिव लिया। जो कल का मेरा वीडियो देखा उसमें उन लोगों ने डिमांड की कि हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने डिमांड की है। तो बड़ा ही मन में खुशी हुई कि आज हमारे सफाई कर्मचारी खुद अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि कोई ऐसा नेता तो उनको मिला नहीं कि जो उनकी आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सके। तो बड़ी खुशी हुई मेरे को कि आज सफाई कर्मचारी अपने हक़ की लड़ाई जो है लड़ना शुरू हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में बड़ी ही जल्दी हमारा सफाई कर्मचारी प्रेसिडेंट बन के उस कुर्सी पे बैठने जा रहा है। तो अगर इसी तरीके से आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे और अपनी आवाज़ खुद रखेंगे, खुद एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे, खुद एडमिनिस्ट्रेशन के आगे अपनी डिमांड रखेंगे, तो आने वाले दिनों में हमारा ही सफाई कर्मचारी उस चेयर पे होगा। तो क्योंकि जब तक सफाई कर्मचारी उस चेयर पे नहीं बैठेगा साथियों, तब तक ये हरासमेंट, ये जो चीज़ें हैं ये होती ही रहेगी। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ अपनी कमिश्नर मैम से और कुछ अपने सफाई कर्मचारियों से भी। जिस तरह से कुछ दिनों पहले आप लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए थे जिस पे एक्स प्रेसिडेंट के साइन थे, कमिश्नर मैडम के साइन थे, आज मेरे को बताइए कि जिस तरह से मेरे को कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो आज उस सर्टिफिकेट का मेरे को क्या लाभ होगा? आने वाले दिनों में हो सकता है आपको भी हो सकता है, किसी और को भी हो सकता है, भगवान ना करे कि मेरे किसी सफाई कर्मचारी को हो, अगर आने वाले दिनों में किसी और को भी हो गया तो उस सर्टिफिकेट का आपको क्या लाभ होगा? क्या कोई लाभ है उस चीज़ का आपको? लेकिन यहाँ पे दूसरी बात अगर आप ये देखें, आम जनता में और वीआईपी में क्या फ़र्क है वो आपको साफ दिखाई देगा। जम्मू के रविंदर रैना, जम्मू के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जो हैं, अगर उनकी बात करें तो उनको नारायणा हॉस्पिटल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। डॉक्टर गाने गाकर सुना रहे थे
उनका खूब एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त वहाँ पर किया गया था। लेकिन वहाँ पर जब देखिए, आप इस तस्वीर में देखेंगे वो सेल्फी ले रहे हैं, उस सेल्फी में आप खुद देखिए कि उन्होंने मास्क तक नहीं लगाया। इसका मतलब क्या समझा जा सकता है? लेकिन अब सवाल ये है कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है, और अगर जो देश के हालात इस वक्त बन रहे हैं, देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, लोग भुखमरी की कगार पर आन पहुंचे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? इस वीडियो की सच्चाई क्या है, ये तो डॉक्टर राम पुनियानी ही बता सकते हैं। लेकिन इस वक्त कोरोना महामारी के चलते इस देश के हालात क्या हैं, वो आप भली भांति जानते हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप सब कुछ समझ सकते हैं, और देश के हालातों को अगर डॉक्टर पुनियानी की वीडियो से जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उससे जुड़ती हुई नज़र आती हैं। हालांकि सारी चीज़ें तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन अगर डॉक्टर पुनियानी ने ये कहा तो इन बातों का क्या मतलब था? क्या वाकई में जो बातें उन्होंने कही उनकी बातों में दम है, या फिर ये वीडियो उन बातों में दम है, या फिर इस वीडियो का सच कुछ और है? हम इस वीडियो की तारीख की पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन इन दिनों व्हाट्सएप ग्रुपों में ये वीडियो काफ़ी धड़ल्ले से वायरल हो रही है। और इस वीडियो में जो कहा जा रहा है, क्या वाकई में सरकार उस राह पर चल रही है और लोगों के साथ ऐसा ही रवैया जो है वो अपनाया जाएगा? अगली वीडियो में हम दोबारा आपको किसी और नए मुद्दे के साथ रूबरू कराएंगे। आखिर खबरें कितनी दिखाएं, क्योंकि खबरों का कोई अंत नहीं है। इन दिनों देश महामारी कोरोना से और भारत के अंदर गरीबी से लड़ रहा है। इसके अलावा इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है?